तो हेलो वेलकम बैक टू थ्री फेजर्स माई सेल्फ अनुसित सेकेंड ईयर प्रोफेशनल वेटनरी स्टूडेंट। सो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी कैडेट के बारे में। तो काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आया हुआ था कि यूपी कैडेट के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, उसका लेवल क्या रहता है, फिजिक्स कैसे आएगी, केमिस्ट्री कैसे आएगी, और कोई बुक रेफर कर दीजिए यूपी कैडेट के लिए। तो इस सब के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो काफ़ी सारे बच्चे थे कमेंट में बार बार यही पूछ रहे थे कि प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए कैसे स्टडी कर सकते हैं। मेरी जो पुरानी वीडियो थी हाउ टू स्कोर वेल इन यूपी कैडेट, उस पर भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि एक नई वीडियो बना दीजिए। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ मैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी तरीके से यूपी कैडेट एग्ज़ाम के बारे में कि लेवल कैसा रहने वाला है इस बार। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि आचार्य नरेंद्र देव इस बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाला है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यूपी कैडेट जैसे कि आप लोग जानते हैं इस बार का जो यूपी कैडेट एग्ज़ाम है उसको एनडीयूएटी कंडक्ट कराने वाला है। तो मैं पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है इसको 4 यूनिवर्सिटीज़ बारी-बारी से कंडक्ट कराती हैं। जैसे कि एनडीयूएटी में बता चुका हूँ कि इस बार जो एग्ज़ाम है एनडीयूएटी कंडक्ट करा रही है, जो कि अयोध्या में है। फिर सीएसए कानपुर और एसवीपीयूएटी मेरठ और बीयूएटी बांदा, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूपी कैडेट को कंडक्ट कराती हैं। और इस एग्ज़ाम के थ्रू इन 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनरोलमेंट और एडमिशन होता है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बात करी जाए तो इस वीडियो में मैं पीसीबी वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पीसीबी या फिर पीसीएम भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज बायो और मैथ में फ़र्क है और पैटर्न जो एकदम सिमिलर रहता है। जो मेन सब्जेक्ट्स जो हैं इसके अंदर पीसीबी, जो कि मेन सब्जेक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन सब्जेक्ट्स के, वो पीसीबी है। वहीं पे जो माइनर सब्जेक्ट है दैट इज़ जीएस, वो भी इसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि पूछा जाता है। बाकी जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कौन-कौन सब्जेक्ट होते हैं, उनको कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर या रिप्लाई बिल्कुल ज़रूर दूँगा मैं, ठीक है? फिलहाल हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। पीसीबी और जीएस ये 4 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये जो हैं किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम पेपर का जो पैटर्न होता है वो एक्चुअली डिवाइड होता है 4 सेक्शंस में, ए, बी, सी एंड डी। जब आपको एग्ज़ाम पेपर मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में तो आपको इस एग्ज़ाम पेपर के अंदर 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी, डी। जो ए सेक्शन होगा वो जीएस का होगा, जो बी सेक्शन होगा वो फिज़िक्स का होगा, जो सी सेक्शन होगा वो केमिस्ट्री का होगा एंड द लास्ट वन दैट इज़ डी सेक्शन, ये जो है बायोलॉजी का होगा। टोटल जो है आपको 200 क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस के जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ए सेक्शन के अंदर और फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सी सेक्शन में और डी सेक्शन में बायोलॉजी के 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो बायोलॉजी का रहता है बिकॉज इट इज़ द मेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, 80, 20, 100, 50, 50, 100, दैट इज टोटल 200 क्वेश्चन जो है आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बाइफर्केशन रहता है इन टोटल 200 क्वेश्चंस का, 20 जीएस, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री एंड 80 बायोलॉजी। तो इस तरीके का आपको पैटर्न जो है एग्जाम पेपर का देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें ड्यूरेशन की, अब हम बात करते हैं कि कितना समय मिलेगा इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको। ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम की बात करी जाए वो आपको टोटल 3 हार्स मिलेंगे आपको एग्ज़ाम को करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 30 और 31 मई को आपको एग्ज़ाम देना है यूपी कैडेट का। 30 और 31 मई को 9 से 12 बजे ये एग्ज़ाम जो है होने वाला है, ठीक है। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक जो है ये एग्ज़ाम होगा, जो कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीएस करनी होगी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है, क्या ज़्यादा टफ आएगा, क्या काफ़ी ईजी आता है, किस तरीके का जो है लेवल रहता है। तो एग्ज़ाम का लेवल की बात करूँ इतना ज़्यादा
हार्ड नहीं रहता है, ना इतना टफ रहता है। ईजी एग्ज़ाम होता है, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हो। अगर आपने नीट की प्रिपरेशन करी है तो आपके लिए एग्ज़ाम पेपर काफ़ी आपको ईजी लगेगा, ठीक है। सो इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं रहता है एग्ज़ाम, नॉर्मल रहता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे जो है पूछते हैं बुक्स कौन सी पढ़ी जाए। ये भी कमेंट काफ़ी आया था कि बुक्स कौन कौन सी पढ़ सकते हैं इसके लिए, बुक्स रेफ़र कर दीजिए हमें प्लीज़। ऐसा क्वेश्चंस भी काफ़ी बच्चों ने पूछा कि कोई बुक रेफ़र कर दीजिए। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे ही रहना है। सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको रीड करनी है, अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो बायोलॉजी की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो। फिज़िक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपने जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, उसके नोट्स को ही पढ़ें, ठीक है? इन दोनों के लिए फ़िलहाल एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है? ये आपको अपने नोट्स से पढ़ने चाहिए। फिलहाल अब मैं आगे वीडियो में बात करूँगा कि तीनों सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ना है। सो ये सब आपको बता दिया मैंने कि कौन-कौन सी बुक्स तो आपको कोई पढ़नी ही नहीं है अलग से, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही रहना है पूरा सा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको और क्या एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तीनों सब्जेक्ट के। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और किसके लगाने पता है? नीट के लगाने हैं आपको। नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने ज़्यादा आप लगा सकें, उतने ज़्यादा आप लगाइए, ठीक है? काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिल जाएँगे और जब वो आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा-फिरा के पूछा जाता है या फिर काफ़ी कई बार क्या होता है कि सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बायोलॉजी की बात करूँ मैं, तो बायोलॉजी तो इतनी टफ आती नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप 80 में से 75 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएँगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से इधर-उधर से रहते हैं, बाकी 75 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी बुक अच्छे से रीड करी है तो। वहीं पे केमिस्ट्री की बात करी जाए, तो केमिस्ट्री जैसे कि 3 सब्जेक्ट आपको उसके अंदर होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिज़िकल। सो फिजिकल की बात सबसे पहले करता हूँ मैं। तो फिजिकल में फिजिकल का जो पोर्शन होता है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं, मैं कह सकता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं आपके कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं। वहीं पे ऑर्गेनिक की बात करी जाए, तो ऑर्गेनिक का जो है मेजर पोर्शन रहता है इस इसी पेपर में क्या, आप नीट में भी देखेंगे तो ऑर्गेनिक का ज़्यादातर मेजर पोर्शन रहता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनऑर्गेनिक ज़्यादा पूछी जाती है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक ज़्यादा पूछी जाती है। लेकिन फिजिकल के जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं इस पेपर में, तो मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के होंगे। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, ठीक ठाक आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वहीं पे ओवरऑल बात करी जाए तो केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा टफ नहीं रहती है। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, जो कि मेजर पोर्शन होता है, ये स्कोरिंग होता है, मेजर इन द फॉर्म ऑफ स्कोरिंग, ये स्कोरिंग होता है। यहाँ पर आपको जो भी है जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? नेम्ड रिएक्शन जितनी भी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? क्योंकि नेम्ड रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में पूछी जाएगी। कोई भी हो, एस्टरिफिकेशन हो, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है आपको अच्छे से पढ़नी है, डायरेक्टली पूछी जाती हैं वो। वहीं पे इनऑर्गेनिक की बात करी जाए, इनऑर्गेनिक में भी आपको जो है डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एस ब्लॉक से थोड़े से कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पी ब्लॉक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी मेटलर्जी वगैरह इनसे भी 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वहीं पे बात करें फिजिक्स की, जिसमें सब बच्चों को थोड़ा-सा हौवा रहता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा डर रहता है फिजिक्स का, कि फिजिक्स कैसे पकड़ी जाए, सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डर लगता है कि फिजिक्स में कैसे स्कोर किया जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि यूपी कैडेट में जो फिजिक्स पूछी जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा आसान पूछी जाती है। मुझे पर्सनली फिजिक्स यूपी कैडेट की काफ़ी ज़्यादा आसान लगती है, सो टू ईज़ी होती है। मैं कह सकता हूँ कि टू ईज़ी, फिजिक्स इज़ टू ईज़ी। अगर आपने फिजिक्स के सारे जो यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, अच्छे से पढ़े हैं और एक बार उनके फॉर्मूलेस आपको अच्छे से याद हो गए, तो आप इस एग्ज़ाम में
50 में से कुछ नहीं तो 40 क्वेश्चन तो आराम से करेक्ट कर लोगे। 40 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, बहुत ईजी आती है। सॉरी, माफ करिएगा। सो 50 में से 40 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स के लिए करना क्या एक्चुअली, अभी भी आपके पास 15 डेज जो हैं, कम से कम 50 डेज तो बचे ही, एक दो दिन छोड़ दे तो 15 डेज आपके पास अभी भी हैं। ठीक है, वैसे तो 17 डे के आसपास है, ठीक है, लेकिन आपके पास 50 डेज तो अभी भी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं हर एक पेज पे। एक A4 शीट निकालिए और A4 शीट्स में आपको क्या करना है, हर एक मेजर जो चैप्टर है, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो गए, हीट वाला चैप्टर हो गया, चाहे वो फ्लूइड डायनामिक्स हो गई, चाहे वो काइनेमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले हो गए, न्यूटन्स लॉ के कुछ फॉर्मूले हो गए, आपको हर एक चैप्टर के A4 शीट पे फॉर्मूले लिख लिख के याद करने हैं और आपको अलग से बना लेने हैं कि आखिरी के 5 या 1 हफ्ते में आपको जो आखिरी वीक होगा एग्जाम से पहले, वो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेने हैं। बिकॉज जो फिजिक्स पूछी जाएगी यूपी कैडेट के अंदर वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड रहती है, बहुत ही सिंपल होती है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही लॉजिकल और क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको पूरे पेपर के अंदर वो जो मिलेंगे सीधे डायमेंशन बेस्ड होंगे। 5 से 6 क्वेश्चन बल्कि मैं कहूँगा सीधे सीधे डायमेंशन बेस्ड होंगे, जिसमें सारी डायमेंशन पूछी जाएगी। तो ये बात हो गई तीनों सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं जो कि आपका माइनर सब्जेक्ट रहता है यहाँ पर जीएस। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स देख लेने हैं। अभी से आपको जितने भी पॉलिटिक्स चल रही है, जितना भी करंट अफेयर्स जो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आती हैं करंट अफेयर्स जो पढ़ाते हैं, वो आपको पढ़ते रहनी है और आपको थोड़ा सा अब एक्टिव रहना है कि क्या चल रहा है अपने भारत के अंदर। तो वहाँ से भी आपको 20 में से कुछ नहीं तो 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के होंगे ही होंगे। फिर आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं, कौन सी टीम जीती, कौन से प्लेयर ने कौन सा कहाँ पर गोल्ड जीता, कहाँ सिल्वर जीता, ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि 2021 के बारे में मैं आपको बताऊं तो पूछा गया था कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर लोकेट है, या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी आ सकता है, कहाँ लोकेट है, क्योंकि उस समय 2021 में ही इसका आसपास इसका उद्घाटन हुआ था और नया नया स्टेडियम ये बना था गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। तो ये स्टेडियम पूछा गया था क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, इसलिए भी ये पूछा गया था। और बाकी कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे जो कि पूछे गए थे स्पोर्ट्स रिलेटेड के, कौन से प्लेयर ने कौन सा अवार्ड जीता, किसने भारत रत्न जीता, किसने क्या जीता। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको जीएस थोड़ा सा पढ़ना है। ये सब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जीएस के लिए पढ़ने हैं। जीएस जो है आपकी रैंक को बहुत अच्छा कराती है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है पीसीबी तो कर लेते हैं लेकिन जीएस में थोड़े से पीछे रह जाते हैं, तो वो आपकी रैंक को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाती है। तो वहां पर थोड़ा सा फोकस करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कट ऑफ क्या रहती है, तो कट ऑफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जो रैंक है वो 150 के अंडर है, लेस देन 150 है आपकी रैंक अगर, तो आपकी फ्री सीट पे बीवीएससी के अंदर, वेटनरी की बात करूं मैं, तो फ्री सीट बीवीएससी की आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक ऑल ओवर जो यूपी रैंक है वो 150 से नीचे रहती है तो आपको आसानी से बीवीएससी फ्री सीट मिल जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ, मैं ये ग्रुप रैंक नहीं बता रहा हूँ, ये कंबाइंड रैंक बता रहा हूँ, कंबाइंड रैंक होनी चाहिए। और बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है इस एग्ज़ाम का होने के बाद वो 15 जून को रिलीज़ किया जाएगा। तो एग्ज़ाम के होने के बाद मैं बात करूंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा कट ऑफ के बारे में। ठीक है, सो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।